हेलो दोस्तों, द परमाणु में आपका स्वागत है। मैं अभिनवराज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ऑन एन एवरेज जो 150 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, उसमें करीब 30 सवाल साइंस एंड टेक के रहते हैं, यानी कि 20% डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो साइंस का ही है। और इसको इग्नोर करके आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि प्रीलिम्स को क्लियर भी किया जा सकता है। और इसका टाइम टू वैल्यू रेशियो भी बहुत अच्छा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बढ़िया से करने की ज़रूरत है इन आवर में। चलिए मैं फास्ट आपको रिवाइज करा दूं। पहला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हाइल हीटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री। अब ये सवाल जो है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, टेम्परेचर वगैरह से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0 डिग्री पर वाटर है, तो या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा या वो लिक्विड स्टेट में होगा। यानी जो 0 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर वाटर जो है वो आइस का रूप ले रहा होता है, लेकिन उसी टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अब जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ेगा, और इसका इफेक्ट आपको देखना है कि क्या पड़ रहा है वॉल्यूम पे। तो 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जब 4 डिग्री होगा ना, 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यानी सबसे सघन रहेगा उस समय ऐसा। और फिर टेम्परेचर जो है 4 से जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा, तो क्या होगा कि डेंसिटी में कमी आने लगेगी। तो इस केस में क्या होगा कि 2 चक्र चल रहे हैं। पहले में यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम घटेगा 0 से 4 वाले में, और फिर देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर सॉलिड जो है फॉर्म में अगर वाटर है, यानी आइस के फॉर्म में है, और आइस के फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि उसका वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक, तो आइस जब पिघलना शुरू हुआ, 4 डिग्री पर पहुंचा, तो हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी कि उसका लीस्ट वॉल्यूम है, सबसे सघन है। तो पहले इसमें हमें कमी देखने को आती है, और फिर उसमें इजाफा होने लगेगा तापमान के साथ। सीधा फंडा है, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन से आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स का आइडिया लगेगा, तापमान, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कन्वर्जन, ये सब कुछ। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है कि ड्यू टू लो प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड प्लेस द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स हाई। क्या ये बात सही है? देखिए, कई बार ये बातें होती हैं कि पहाड़ों पर दाल पकाना, चावल पकाना बड़ा ही मेहनत का काम होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा इस धरती पर टेम्परेचर का या एक्वस टेंशन का एक फंडा चलता है। वो फंडा ये है कि अगर कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर और जो आउटर इन्वायरमेंट है, इसका दोनों का अगर जो एयर प्रेशर है इक्वल हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, तो बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड्स पर लो प्रेशर है, यानी कि जब हम ऊंचाई पर पहाड़ों पर बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है, क्योंकि थोड़ा ही हीट देते हैं तो अंदर इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो बाहरी प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है और वो बॉयल होने लगता है। इस वजह से हाइट पर, एल्टीट्यूड पर नॉर्मली खाना नहीं बनाया जा सकता है, दाल नहीं गलाई जा सकती है, और इसी के लिए प्रेशर कुकर का यूज करना पड़ता है। तो 1 जिसमें है उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो गलत है। तो सही जवाब तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। ये क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे किसी भी
अगर हम मेटल की बात करें तो उसका प्रतिरोध जो है यानी कि वो करंट को कम जाने देगा, ठीक। और तीसरा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन सॉलिड। क्या ये बात सही है? इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, ये साउंड होना चाहिए, ओके, ये टाइपिंग एरर है। या अगर लाइट ही रहे तो फिर ये गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ही होता उस केस में। लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड की बात की गई है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में। स्पीड जो है साउंड का जितना ही ठोस चीज़ रहेगा उसमें उतना अधिक रहेगा, और जैसे जैसे इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा वो कम होता जाता है। इस सिनेरियो में साउंड का स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये देखिए, ये उसका लॉजिक है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान के वृद्धि के साथ कंडक्टर के जो परमाणु हैं उनका कंपन जो है उसकी गति भी तेज हो जाती है। कंपन में वृद्धि के कारण परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है, और इस वजह से जो साउंड का स्पीड है वो बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक असर्शन है और फिर एक रीजनिंग है। असर्शन ये है कि जो डेंजर सिग्नल होता है वो लाल रंग से बनाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। आप कहीं देखते हैं ऐसे खतरा जो है या फिर इस पर जो खोपड़ी रखी हुई होती है वो लाल कलर का होता है। दूसरा है यहाँ पर कि द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज लिस्ट, यानी सबसे कम है। अगर आप ये रेनबो वाले भी 7 कलर्स को देखें, बिग वॉर को, उसमें देखते हैं कि आर जो है ये सबसे नीचे है, यानी इसकी लिस्ट स्कैटरिंग होती है यहाँ पे। और इसका फ़ायदा क्या है कि दूर तक बिना इधर उधर डेविएट हुए जाता है, तो बहुत दूर से ही कहीं नज़र आ जाएगा कि इसके यहाँ पर डेंजर है। अब यही अगर वॉयलेट कलर का रहता तो उसकी मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, वो उड़ जाता। आप देखते होंगे कि येलो कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ये सब यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के द्वारा। कोई भी अगर पोस्टर है उसके बैकग्राउंड में, ताकि वहाँ मैक्सिमम स्कैटरिंग हो सके और यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। एक बड़े पर्दे पर, एक बड़े दीवार पर क्या लिखा गया है। लेकिन अगर कहीं खतरा है तो खतरा को बताने के लिए लाल कलर यूज किया जाता है, क्योंकि स्कैटर नहीं होता है, इधर उधर नहीं भागता है, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि अगर कोई पार्टिकल है, छोटा है, बहुत छोटे साइज का है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वो वही स्कैटर करता है, और इसी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डस्ट और कभी कभी एटमॉस्फेरिक गैसेज के मोलिक्यूल्स के वजह से भी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और जो दूसरा है वो पहले का सही एक्सप्लेनेशन है। चौथे सवाल पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिएचर दैट डज नॉट कंटेन ब्लड बट इट रेस्पायर्स, यानी ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके शरीर में खून तो नहीं होता है लेकिन वो श्वसन करता है, वो सांस लेता है। कॉकरोच या मछली या फिर हाइड्रा या फिर अर्थवर्म या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब हो सकता है ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप जानते होंगे। तो देखिए, हाइड्रा के शरीर में खून नहीं होता है, ये सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक सेल से एक कह ले कि कोशिका से बना हुआ है। और हाइड्रा में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो डिफ्यूजन से होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसके शरीर के थ्रू। जबकि बाकी जो ऐसे कॉकरोच है या मछलियाँ हैं या ये केचुआ है अर्थवर्म, जो कि मिट्टी का बहुत अच्छा और किसानों का बहुत अच्छा मित्र है, तो इनके शरीर में खून होता है। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो सवाल है ये इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ पे मैच करना है कि सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्का तत्व क्या है, और सबसे अधिक बहुतायत या प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, ठीक है।
तो सबसे हल्का। अब अगर पीरियोडिक टेबल पर आपका कमांड है तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से अगर आप याद है तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों अधातु हैं, और तीसरे नंबर पर लिथियम आता है जो कि धातु है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और ये सबसे हल्का यानी लाइटेस्ट मेटल हो गया, ये चीज हो गया। अब वो कौन सा धातु है जो कि सबसे भारी है, तो ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम। ठीक है, तो बी के साथ 3 आ जाएगा। लाइटेस्ट एलिमेंट यानी जहां से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रहा है, और इसमें तो एक ही हम देखते हैं कि वजन वाला कंपोनेंट है। आप जानते हैं कि एटॉमिक वेट जो होता है उसमें 2 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन हाइड्रोजन में ये न्यूट्रॉन लैकिंग भी है, लाइटेस्ट है, इस वजह से 1 यूनिट इसका वजन हो गया। अब सबसे बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम। जैसे हमारे क्रस्ट में भी मिलता है, क्रस्ट को हम लोग सियाल कहते हैं, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका ये नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, तो सही मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब एकदम अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन ये है कि ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, कि जितना भी प्रोटीन हम खाते हैं वो सारा का सारा जो है वो हमारी छोटी अतड़ी में ही पचता है। दूसरा है कि द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो सही है। प्रोटीन पचाने के लिए जो इस एंजाइम की जरूरत होती है वो पैनक्रियाज से आती है, यानी अग्न्याशय से आती है। लेकिन ये कहना कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो पूरा का पूरा जो है वो छोटी अतड़ी में ही होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन का जो काम है वो पहले ही शुरू हो जाता है स्टोमक में। स्टोमक है पहले, इसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो पेट में ही जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो यहाँ पर इसमें कह लें कि ऐड हो रहा है, उसी एंजाइम के वजह से यहाँ पर प्रोटीन का पचना शुरू हो जाता है। और एक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, जो कि पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो और वो एक्टिविटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर ये कह दिया जाए कि ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि स्पीड जो है साउंड का इसमें से किससे निर्भर नहीं करता है? तापमान, आवृत्ति, दाब, घनत्व, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेम्परेचर पर तो पड़ता है। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे और इसका फ़ायदा साउंड को मिलेगा, वो तेज़ी से भाग जाएगा। इसी तरीके से घनत्व का भी महत्व है कि सॉलिड में सबसे अधिक, फिर लिक्विड में और गैस में। लेकिन फ्रीक्वेंसी और प्रेशर का कोई रोल नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, मोर देन 1। ठीक, ये सब सवाल जो है इसका जवाब बिल्कुल अच्छे से तैयार रहना चाहिए, और इससे आपको पता चल रहा होगा कि आपकी रिवीजन कैसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि ये बाइल जूस जो है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो है ना बाइल, ये यकृत यानी कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है और स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसको पित्त बोलते हैं, और इसका काम होता है कि ये फैट जो है ना, जो हम फैट खाते हैं, चर्बी जिसको बोला जाता है, तो वसा जिसको बोलते हैं, इस वसा को ये तोड़ देता है फैटी एसिड में, ताकि हमारा शरीर उसको अवशोषित कर सके जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके थ्रू। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं।
4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि मान लेते हैं कि ये लिक्विड है और उसके ऊपर का जो लेयर है ऐसे, ठीक है, यहां पर इस जगह पर एक खास तरीके की मैकेनिज्म होती है। उसका एग्जाम्पल ये है कि आप देखेंगे कि पानी में आप सुई तैरा सकते हैं या पानी के ऊपर आके मच्छर बैठ जाता है, ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और भी क्या है कि कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी में जो केस नाली होते हैं उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, ये सारा जो है सरफेस टेंशन के वजह से होता है। तो जब तापमान बढ़ता है तो सरफेस टेंशन कम जाता है, ये बात सही है। दूसरा कि जो तारे टिमटिमाते हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, अपवर्तन के वजह से, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस वजह से क्या है कि जो तारों की लाइट हम तक पहुंचती है वो कई बार दाएं बाएं होके नॉर्मल से डेविएट होके आती है, इस वजह से वो टिमटिमाती हुई नजर आती है। तीसरा है कि ग्रेविटी डिक्रीज व्हेन गोइंग टू बोथ एबव एंड बिलो अर्थ। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो इस सेंटर से आपकी दूरी बढ़ रही है और दूरी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी, तो डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटी कम। या फिर आप धरती के सतह के तरफ आ रहे हैं तो पूरा जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है कि m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कि आर में तो कमी आ रही है लेकिन जो ये मास है इसमें बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है और इसके वजह से ग्रेविटी का मान घट जाता है, तो तीसरा सही है। चौथा है कि एस्केप वेलोसिटी जो चंद्रमा का है वो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट, तो ये जो है ये प्रति सेकंड होना चाहिए ना कि मिनट, कि अगर इस वेग से कोई चीज़ भेज दिया जाए तो वो उस चांद के एटमॉस्फेयर से ग्रेविटी जोन को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो चौथा जो है वो गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि इसमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो बी और सी होता है, जो पानी में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि विटामिन ई जो है उसको टेकोफेरोल कहते हैं। क्या ये सही है? तीसरा स्टेटमेंट है कि वाटर गैस किसे कहते हैं? क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को बोलते हैं? तो जी हाँ, ये भी सही है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर अगर C का मान जो है अगर हम 0 कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो गया। इस तरीके से हम अब देखेंगे कि F-32 इज इक्वल टू 0, इसलिए F इज इक्वल टू 32। सीधा फंडा है। तो चौथा भी सही है। दिए गए चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग है, इसके आधार पर आपको सही जवाब देना है। पहला है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेज। क्या ये बात सही है? विस्कोसिटी क्या है कि दो लिक्विड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, ठीक है, चिपचिपाहट कह लें जिस चीज को, तो क्या ये सही है कि तापमान बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ता है? तो जी नहीं, तापमान बढ़ने से उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कि राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है। जब तापमान बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे टकराने लगते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वृद्धि हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या इसमें गलत बात है? सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
12 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है। मरकरी, लीड, सिल्वर, यूरेनियम दिया गया है और उसका जो ओर है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो मरकरी के लिए सीने बार। इसी तरीके से लीड का गैलेना होता है। सिल्वर का क्या होता है, तो ये आर्जेंटाइट होता है और यूरेनियम के लिए पिच ब्लेंड होता है। ये जो है ना, अब ये सब आपको याद रखना होगा, इससे डायरेक्टली सवाल आता है। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जैसे आयरन के लिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब है, ये सब याद रखिए, इसके बिना काम नहीं चलना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यू, मतलब ये इसमें से कौन सा जो है वो कनकेव मिरर का यूज नहीं है। शेविंग मिरर, हाँ शेविंग में करते हैं ताकि हम दाढ़ी को बड़े स्तर पर देख सकें, साफ साफ दिख सके, ये होता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हाँ ताकि दूर तक फोकस जो है उसको इन्फिनिटी तक भेजा जा सके। सोलर कुकर में, हाँ बिल्कुल, एक केंद्रीय बिंदु पर सारे जगह से लाइट को इकट्ठा किया जा सके ताकि हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जा सके। रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स नहीं, इसमें कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ताकि बहुत दूर के एरिया को हम कम स्क्रीन पर देख सकें। तो ये जो है ये कनकेव मिरर का यूज नहीं है बल्कि कन्वेक्स का है। तो सही जवाब 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उत्तल और अवतल जो मिरर्स हैं, दर्पण हैं, इनसे कई तरीके के सवाल बनते हैं कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, एफ पर रखेंगे, एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, कब रियल बनेगा, कब इनवर्चुअल बनेगा, कब खड़ा रहेगा, कब इन्वर्टेड रहेगा, ये सब कुछ है ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इफेक्ट विल ओपनिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर हैव ऑन रूम टेम्परेचर। क्या होता है, अब सीधी बात है कि अगर एक रूम में फ्रिज रखा गया है और उसका दरवाजा आप खुला छोड़ दें तो रूम के तापमान पर क्या असर पड़ेगा। देखिए रूम का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रेफ्रिजरेटर का डोर लॉक करते हैं या आप शट करते हैं, सटाते हैं, तो उसका जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे उस टेम्परेचर को अचीव करके, जो भी आपने सेट किया है कि 20 डिग्री सेल्सियस फ्रिज का टेम्परेचर रहे, उसको अचीव करके बंद हो जाता है। लेकिन जब आप दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो वो कंप्रेसर देखता है कि ये तो टेम्परेचर अचीव ही नहीं हो रहा है, तो लगातार कंप्रेसर चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि अंदर ये फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के चक्कर में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ रहा होता है, जिससे पूरा का पूरा रूम जो है वो पूरा गर्म हो जाएगा, तो तापमान बढ़ जाएगा घटने के बजाय। ठीक है, सीधा फंडा है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी। ठीक है, कि जो शरीर नियंत्रण है उसको नियंत्रित कौन करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरेबेलम। तो ये काम सेरेबेलम का होता है। ये सब क्या है कि डायरेक्टली आने वाले क्वेश्चन से इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए कंसेप्ट नहीं है। देखिए जो सेरेब्रम है वो इमोशन को कंट्रोल करना, सुनना, देखना, पर्सनालिटी, ये सब होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को, और थैलेमस जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे दर्द को, ठंडी, गर्मी, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, बहुलक है, और ये किस मोनोमर से बना है ये आपको बताना है। तो ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बना होता है टेफ्लॉन, और इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैव नो यूनिट। कि इसमें से कौन सा वो क्वांटिटी है जिसका कोई इकाई नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो ये सब जो है ना, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि इनका कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो चीज़ों के डेंसिटी का तुलना है, तो एक ही यूनिट डेंसिटी का रहेगा और दोनों ऊपर नीचे कट गया। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस यानी खिंचाव, और स्ट्रेन यानी मोच, इनके कोई यूनिट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चार्ल्स डार्विन
से क्या रिलेटेड है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? बिल्कुल है। रॉबर्ट अलेक्जेंडर वॉटसन से क्या राडार का इत्तेफाक है? हाँ जी है। लामार्क, क्या लामार्क ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी? तो जी नहीं, जो ये ह्यूगो दे व्रीज हैं उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये लामार्क वाली बात गलत हो जाती है। इसी तरीके से जो ये लिनियस हैं इनके द्वारा टैक्सोनॉमी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो तीसरा मैचिंग है वो सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ, किसका इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और रेडियो वेव्स, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स। ठीक है, और गामा का सबसे कम होता है। लेकिन एक बार वो एनसीईआरटी में जो विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्फा, बीटा, गामा, एफएम, रेडियो का सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल, सारा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ऑर्डर दिमाग में अच्छे से चिपक जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इस सेट का आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका एक क्या नहीं चेंज होता है? क्या एटॉमिक साइज नहीं चेंज होता है? तो ये एटॉमिक साइज तो है, ये तो बढ़ते ही जाता है, लगातार बढ़ता है। द एविडेंस ऑफ बिंग मेटल विल इंक्रीज, ये भी होता है। तीसरा है कि इट विल बी इजियर टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी बात सच्चाई है। द ग्रिप ऑफ न्यूक्लियस विल बिकम स्ट्रॉन्गर, नहीं, जब बहुत सारे ऐसे परत ऐसे होते जा रहे हैं तो ये जो ग्रिप है ये कमज़ोर हो जाता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा लेना आसान होता है। तो ये चौथा बात है, ये इम्पैक्ट वाला बात सही नहीं है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सही जवाब हो जाएगा, नॉट स्टेटमेंट। ओके, इस तरीके से साइंस एंड टेक के हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। फिर हम आगे मिलेंगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।